Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Dear students, today our topic is history of classification. As you know, we study the chapter number 2, ninth class biodiversity. डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने आज स्टडी करना है कि क्लासिफिकेशन जब की जा रही थी तो उसमें जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना क्या क्या रोल पेश किया। अब इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ जाता है, इसको हम अरिस्टोटल का नाम देते हैं, जो साइंटिस्ट है। अरस्तु भी इसे कहा जाता है। अब अरस्तु ने क्या किया, इसने उस टाइम जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद थे इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये दो कैटेगरीज कौन सी थी? एक जो कैटेगरी थी इसको नाम दे दिया गया एनिमल्स का, और जो दूसरी कैटेगरी थी इसको नाम दे दिया गया प्लांट्स का। अब जो इसको जानवरों की तरह के ऑर्गेनिज्म लगे वो इसने एनिमल वाले ग्रुप के अंदर डाल दिया, और जो इसको प्लांट्स की तरह के लगे उसको इसने प्लांट्स वाले ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपने एक एमसीक्यू से याद रखना है, वो ये कि अरस्तु ने एक बुक लिखी थी और इस बुक का नाम था डी एनिमा, और डी एनिमो को जो अरेबिक ट्रांसलेट किया था वो एक साइंटिस्ट है इब्न रुशद। इब्न रुशद ने सबसे पहले इसको अरेबिक ज़बान के अंदर क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। ये अपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है। अच्छा, फिर इसके बाद जो अगला जो साइंटिस्ट आता है जो हमें क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री बताती है, तो उसमें जो दूसरा साइंटिस्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। अब ये जो अबू उस्मान उमर अल जाहिज था, इसने ऑलमोस्ट एनिमल्स की 350 स्पीशीज को की कैरेक्टरिस्टिक्स को इसने एक्सप्लेन किया। अब जो डिफरेंट 350 एनिमल्स थे या उनकी जो स्पीशीज थी, उनकी जो अंदर पाई जाने वाली जो खसूसियात हैं, इनको इसने एक्सप्लेन किया। और इस सारे के अंदर जो इसका सबसे ज़्यादा काम था, या जिस चीज़ के ऊपर इसने ज़्यादा बात की, वो कौन सा था? वो इसने आंट्स के ऊपर की। तो आंट्स के ऊपर इसने सबसे ज़्यादा काम किया, इनकी लाइफ इनके ऊपर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ये सारा इसने काम किया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाता है डेट्स एंड्रिया सेसल्पिनिया। अब ये स्टूडेंट्स, जो एंड्रिया सेसल्पिनिया है, इसने प्लांट्स के 15 डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उनके बारे में इसने बताया, और उनको इसने एक नाम दिया जो कि अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे इसे डिफरेंट नेम से, जेनरा, जिसको हम जीनस भी कहते हैं। स्टूडेंट, माजरत, थोड़ा सा मेरा आज जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से आपको जो हिचकी हूँ उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। अच्छा डियर स्टूडेंट, दोबारा से वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। एंड्रिया सेसल्पिनिया, अब इसने पौधों की डिफरेंट 15 ग्रुप्स को स्टडी किया, और उन ग्रुप्स को इसने क्या नाम दिया? जेनरा का नाम दिया। तो इस तरह से जो हम टेक्सा पढ़ते हैं उसके अंदर जो जीनस या जेनरा का वर्ड है या जो टेक्सा है वो किसी ने मुतारफ करवाया था? एंड्रिया सेसल्पिनिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है टोनी फोर्ड। अब टोनी फोर्ड ने 2 टेक्सा मुतारफ करवाए। अब ये 2 टेक्सा कौन से थे? एक जो टेक्सा है वो इसने मुतारफ करवाया क्लास, और दूसरा टेक्सा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, जो सबसे लोएस्ट टेक्सा है हमारे टेक्सोनोमिक रैंक का, डेट्स स्पीशीज। तो क्लास और स्पीशीज का जो नॉलेज था वो किसने पेश किया? टोनी फोर्ड ने। उसके बाद जो वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी कार्लस लीनियस का नाम आ जाता है। इसने टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाई। अब डियर स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है? जानदारों को नाम देने की जो दर्जा बंदी थी, हायरार्की बोलते हैं दर्जा बंदी को, लेवल्स को, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किए, पिछले या उससे पिछले लेक्चर में स्टडी किए थे, कि हमने कहा था किंगडम, किंगडम के बाद फिर फाइलम, फाइलम के बाद हमारे पास क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये जो सारे हमने लेवल्स पढ़े थे, जिसको हमने कहा था 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स होते हैं, वो किसने पेश किए थे? कार्लस लीनियस ने। तो इसका जो मशहूर फिर काम हुआ, इसने क्या मुतारफ करवाए? 7 टेक्सा। इसने 7 टेक्सा मुतारफ करवाए हैं, 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स
भी आप इसको नाम देते हैं। और ये जो 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं क्लासिफिकेशन की। अच्छा, अब यहाँ तक कि ये क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब इससे जो अगला हमारा पॉइंट है या टॉपिक है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब शुरू शुरू में क्लासिफिकेशन की जा रही थी तो जानदारों को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। जैसे कि मैंने इधर भी बात की कि अरस्तू जो था इसने एनिमल्स ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जानदारों को और प्लांट्स के अंदर। अब ये जो दो किंगडम तारफ करवाए गए, प्लांटी और एनिमेलिया, अब इनकी आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। अगर सबसे पहले प्लांटी की हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर इन्होंने सारे वो वाले जानदार ऐड कर दिए जिनके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा था? ऑटोट्रॉफ्स। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी बुक में ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको आपने लाजमी याद करना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं या फोटोसिंथेसिस के अमल से तैयार करते हैं, उन्हें हम क्या नाम देंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद, तो जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सके उनको हम क्या नाम देंगे? ऑटोट्रॉफ्स। अब पौधे आपको पता है कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जब सूरज की लाइट पड़ती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है जिसको हम फूड का नाम देते हैं। तो प्लांट्स मतलब जिन जिन के अंदर भी ऑटोट्रॉफ्स थे जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते जैसे कि प्लांट्स, उनको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया गया? किंगडम प्लांटी। अब जो दूसरा ग्रुप था या दूसरा जो किंगडम था इसको नाम दिया गया एनिमेलिया का। अब एनिमेलिया के अंदर एनिमल लाइक जितने जानदार थे। अब एनिमल्स की खासियत या खसूसियत जो है वो क्या होती है? हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स डियर स्टूडेंट्स क्या है? ये भी आपकी बुक में इसकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकें बल्कि वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट हों, इनको हम क्या नाम देंगे? हेट्रोट्रॉफ्स का नाम देंगे। तो इस ऐसे सारे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे उनको कौन से किंगडम में रख दिया गया? एनिमेलिया। यहाँ पर एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो प्लांटी ग्रुप था इसके अंदर उस वक़्त अभी प्रोकैरियोट्स के बारे में भी हमें इतना नॉलेज नहीं था, उनको भी इसी ग्रुप के अंदर रख दिया गया। और इसी तरह फिर एक और हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं फंजाई, इनको भी कौन से किंगडम में रखा गया? किंगडम प्लांटी के अंदर ही रखा गया। अब ये आपके पास क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके ऊपर फिर कुछ जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके अंदर कुछ गलतियां निकाली या इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्शंस, के इसके ऊपर कुछ एतराज़ात थे। अब एतराज़ात क्या थे? जो सबसे पहला एतराज़ था, एक ऑर्गेनिज्म है इसको हम कहते हैं यूग्लिना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो यूग्लिना है इसके अंदर दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, प्लांट्स लाइक भी और एनिमल लाइक भी। इसमें पौधों जैसी भी खसूसियत मौजूद हैं और जानवरों जैसी खसूसियात भी मौजूद होती हैं। अब पौधों वाली खसूसियात इसके अंदर क्या थी? अब पौधों वाली खसूसियात की इसके अंदर बात करें तो इसके पास क्या मौजूद था? क्लोरोफिल था। अब क्लोरोफिल से मुराद क्या हुआ कि ये अपनी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब क्लोरोफिल का काम क्या होता है? लाइट को अब्जॉर्ब करना। जब लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ये इनके अंदर पौधों वाली खसूसियत थी। अब लेकिन एनिमल वाली खसूसियत फिर फर्दर इनके अंदर क्या थी? पहली तो क्या कि लैक ऑफ सेल वॉल। अब एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती तो इसके भी सेल के बाहर भी सेल वॉल मौजूद नहीं थी। फिर दूसरे नंबर के ऊपर एनिमल्स जो हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम हेट्रोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। तो ये क्या थे? हेट्रोट्रॉफ्स थे। अब लेकिन ये हेट्रोट्रॉफ्स कब होते थे? जब डार्कनेस होती थी, मतलब शाम का टाइम या कह लें कि अ, अंधेरे के अंदर ये क्या हो जाते थे? हेट्रोट्रॉफ्स। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा इसको आपने गौर से समझना है। अब हमने कहा कि ये पौधों वाली खसूसियत इसमें क्या है? क्लोरोफिल। अब क्या इसको हम पौधों वाली फिर कैटेगरी में रखें? तो अगर पौधों वाली कैटेगरी में रखते थे तो इसके पास सेल वॉल ही नहीं था, जबकि पौधों के पास सेल के बाहर क्या होता है? सेल वॉल। तो अच्छा उन्होंने कहा चलो ठीक है हम इसे पौधों वाली कैटेगरी में नहीं रखते, हम इसे जानवरों वाली साइड पे, जब जानवरों वाली साइड पे रखते थे तो ये इसके अंदर क्या था? क्लोरोफिल। उसका क्या करना था? अब इसकी साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रही थी कि इसे एनिमल वाली कैटेगरी में रखा जाए या प्लांट्स वाली कैटेगरी में। तो उन्होंने कहा कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसने अच्छी तरह से इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन नहीं किया कि ये प्लांट्स में
आएंगे तो क्यों आएंगे, या एनिमल्स में आएंगे तो क्यों आएंगे। तो इन्होंने कहा कि इनके लिए एक अलहदा से किंगडम होना चाहिए, एक अलहदा से ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्शन या दूसरा इतराज़ था वो क्या था, डिड नॉट क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये ना तो हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में बताता था और ना ही यूकैरियोट्स के बारे में इसने फ़र्क दोनों के दरमियान वाज़ेह किया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप एक अच्छा आपको याद रहेगा, वो याद लाज़मी आप लोगों ने रखना है, वो ये कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स को जो डिफ़ाइन किया गया था ना, जब टू किंगडम सिस्टम दिया जा रहा था, उस वक़्त तक अभी तक इसकी कोई प्रॉपर डेफ़िनेशंस मौजूद नहीं थी। क्योंकि जो इसकी जो डेफ़िनेशंस हैं, वो टू किंग के काफ़ी देर के बाद जाके आई, तो इसलिए इसको उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जिन साइंटिस्ट ने एग्री किया, उन्होंने इसको कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन बाद में जाके फिर जब इसके बारे में डिफ़ाइन कर लिया गया कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता जिनके सेल में, वो प्रोकैरियोट्स हैं, जिनके न्यूक्लियस है उसको हम यूकैरियोट्स कहेंगे, तो फिर उनकी भी समझ नहीं आ रही थी। तो कुछ प्रोकैरियोट्स जो थे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो प्लांट्स कैटेगरी में रख दिए गए थे, और इसी तरह से कुछ जो यूकैरियोट्स हैं, उनको सिर्फ प्लांटी वाली कैटेगरी में, वो एनिमल वाली के अंदर भी नहीं आ रहे थे। इस तरह से कुछ इश्यूज़ बन गए थे, जिनके लिए फिर इन्होंने कहा कि टू किंगडम सिस्टम जो है, वो इस वक़्त ठीक नहीं रहेगा, तो हमें कुछ और या नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अब वो क्या सिस्टम था नया जो बना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।